नाज़रीन, हमारे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, आज आपने देखा कि आज पीपल्स पार्टी के वकील ने फारूक एच नाइक, जिन्होंने 73 का आइन दिया, उनकी जानिब से अदालत में कहा गया कि आपने जो है, अदालत ने एक तो ये सू मोटो प्रोसीडिंग कैसे ली, अवामी इशू नहीं था। एक तरह से उनकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि अवाम तो आपके पास चल के नहीं आई है, तो आपने ये दो जजेस के कहने पर ली। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमी की भी उन्होंने बात की साथ, और साथ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है कि इन दोनों असम्बलीज के इंतखाबात जो है वो जल्द असम्बली के साथ हो। क्या पीपल्स पार्टी जिसने 73 का आइन दिया है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने लाजमी है, वही इससे इनहराफ कर रही है? जी बिल्कुल, लगता तो ये, और मैं खुद आपकी जो जो आप हिंट कर रहे हैं, मैं तो खुद समझता था कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमहूरी पार्टी है, बड़ी जंगें लड़ी हैं मैं कहूँगा जमहूरियत की खातिर, और इलेक्शन कराना तो इनके जो फाउंडिंग मेंबर थे भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो, उन दोनों का एक एक तरह से प्रिंसिपल था कि इलेक्शन जब भी होंगे हम उसमें हिस्सा लेंगे और भरपूर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन ही सबसे अहम चीज़ है। तो उनका ये कहना कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अगर उन्होंने ऐसी पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आए तो ऑब्वियसली शॉक तो बंदा होगा। लेकिन जो फारूक नाइक साहब ने आज पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और जेयूआई की जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ी, और जिसमें ये उन्होंने इंडिकेट किया कि सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए इस मामले में। एक चीज़ वो भूल गए, और वो ये है कि ये सुओ मोटो सिर्फ नहीं है, इसमें स्पीकर्स जो हैं केपीके के और पंजाब असेंबली के और जो पीटीआई के एमपीएज हैं, वो उन्होंने भी एक पिटिशन फाइल की हुई आर्टिकल 184(3) की। तो ये सिर्फ सुओ मोटो को आप साइड पे भी कर दें, ये पिटिशंस का जो इशू रेज किया है वो यही इशू रेज किए हैं, तो उसका तो फैसला होना ही है। तो इसलिए उनको देखना ये पड़ेगा, और अदालत के सामने सिर्फ एक बेसिक इशू यही है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, ऐलान किसने करना है कि तारीख 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी अप्रैल, कौन सी तारीख होगी, यही चीज़ देखनी है। और इसमें जो जो बड़ा अच्छी बात की एंड पे चीफ जस्टिस साहब ने, उनका जो उन्होंने कहा कि मुझे ये लग रहा है जैसा आइन हमारे दरवाजे पे दस्तखत दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि क्या ये जो मामला है ये सिर्फ आइन की तशरीह का मामला है, और हम सिर्फ बैठे हैं तशरीह करने के लिए, इसलिए आपको क्यों इतराज़ हो रहे हैं जज साहिबान के बारे में, ये किसी का ज़ाती मामला नहीं, ये तो आइन की तशरीह का मामला है। सर, मरियम नवाज साहबा ने जो कल तकरीर की है, इट वाज वेरी ब्लंट और बड़ी एग्रेसिव थी। आप क्या समझते हैं कि उस तकरीर से अदालती वकार कितना मजरू हुआ है, और डायरेक्ट सिटिंग जजेस का नाम लेना और उनकी तस्वीरें चलाना? हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है, निहाल हाशमी साहब, तलाल चौधरी साहब, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब जेबा चौधरी के केस में। डू यू थिंक अदालत मरियम नवाज को बुलाएगी, या राइट नाउ इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि प्रेशर भी डालें तो अदालत अभी राइट नाउ अपने डिफेंस की एक जंग लड़ रही है? जी देखिए, यहाँ आज रेज किया था ये इशू, तो अदालत ने दुरुस्त तरीके से ये कहा कि ये मामला जो कंटेम्प्ट का इशू है वो अलग मामला है, उसको हम डील करेंगे। हमारे सामने फिलहाल जो केस है वो उसमें मामला सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्शन की तारीख का है, हम उसमें ये इसको इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो लगता ये है कि ये किसी किस्म का प्रेशर डालने के लिए मरियम बीबी ने ये स्टेटमेंट दी है, और प्राइमा फेशा ऑन द फेस ऑफ इट ये कंटेम्प्ट ही लगती है, लेकिन कंटेम्प्ट लेना या ना लेना ये जजेस का इख्तियार है। वो अगर लेंगे तो यकीनी तौर पे कंटेम्प्ट फेस करनी पड़ेगी, जिससे आपने एग्जांपल दिए पहले माजी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जहां नाअहल भी करार दे दिया गया है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद। सर, हाउ डू यू सी द कंपोजिशन ऑफ द बेंच राइट नाउ? दो जजेस हैं, जो दो जस्टिस एजाजुल हसन एंड जस्टिस मज़ाहिर नकवी। पीटीआई का इस पे क्या स्टांस है? जी देखें, जहां तक हमारा स्टांस है, हमारे लिए हर जज बराबर हैं। जो भी जज बेंच तश्कील दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, हमें उन पर पूरा एतमाद है। उसको इंक्रीज करना है, उसमें तब्दीलियां आनी है, हमें कोई इशू नहीं है। हमारा केस बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, 3 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ऊपर बेस्ड है, उनकी तशरीह करनी है, और उसमें कोई ऐसी वजाहत की या ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूरत नहीं है कि आप फुल कोर्ट बनाएं। लेकिन जो भी
जजेस बैठेंगे हमारे मुताबिक वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम किसी जज के खिलाफ आज तक ये नहीं कहा, कम से कम मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में कभी नहीं कहा कि आप रिफ्यूज करें या ना करें। हाँ, अगर कोई पर्सनल रिलेशनशिप है किसी जज की, या कोई आपके पास ऐसा ठोस सबूत है कि कोई जज बायस्ड है, तो फिर आप उसके खिलाफ सर जरूर वो कहते हैं कर ऑडियो सकते लीक्स हैं। आई हैं, जी, आपको पता है सीसीपीओ लाहौर के केस में जो ऑडियो लीक आई है, आप समझते हैं कि उस पे जजेस को खुद से ही बेंच से उठ जाना चाहिए? नहीं देखें, और मैं जैसा बात कर रहा हूँ कि वो बायस अगेंस्ट पार्टी, तो फिर तो आपकी अलग बात है, आप रिक्लूज करते हैं और करते भी रहे हैं जज साहिबान। सर जस्टिस लेकिन इजाजुल एहसन पे भी उन्होंने यही कहा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उनका जो पिटिशन आज पढ़ी गई थी उसमें उन्होंने ना ऑडियो की बात की ना किसी और चीज की बात की। जस्टिस उसमें मंदो खेल ने अपने नोट में हाँ, लिखा है। नोट में वो अलग बात है, वो तो उन्होंने सुओ मोटो के मुतालिक लिखा था, लेकिन रिक्लूजल के मुतालिक ये बात की थी। जो मैंने सुना, उन्होंने ये कहा था कि आपने ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया जब सुओ मोटो का नोटिस दिया था, तो इसलिए आप रिफ्यूज करें। तो वो उसमें कोई बायस मुझे नहीं नजर आता। बहरहाल जज साहिबान की अपनी मर्जी होती है, अगर वो रिफ्यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो वो बैठ भी सकते हैं। इसमें किसी को इससे ज्यादा एतराज नहीं होता। सर फॉर्मेशन ऑफ फुल कोर्ट के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो आप आज कहा है, आप समझते हैं कि फुल कोर्ट बनेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से ये इशू एड्रेस हो सकेगा? देखिए जी, मुझे नहीं समझ आती ये फुल कोर्ट और हाफ कोर्ट और 3 मेंबर। ये क्योंकि आइन की तशरीह करनी है, वो 3 मेंबर बेंच के जजमेंट्स भी उसी तरह आइन में हर एक के ऊपर यानी देते रहते हैं, बड़े बड़े अहम केसेस के। 5 मेंबर बेंच भी, 7 भी, 9 भी, 11 भी, फुल भी। तो अब 9 से ज्यादा आप कर दें, 10 कर दें, 11 कर दें, उससे इस आइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइन की तशरीह वही रहेगी। सर लास्ट क्वेश्चन करूंगा, पीटीआई पे इल्जाम लगता है बेंच फिक्सिंग के हवाले से, हाउ डू यू सी दिस एलिगेशन एंड हाउ वुड यू एड्रेस इट? नहीं देखें, बेंच फिक्सिंग में पीटीआई का क्या ताल्लुक? बेंच तो फिक्स करते हैं कोर्ट, चीफ जस्टिस फिक्स करते हैं। हमारा बेंच फिक्सिंग से अगर कोई मैंने पहली बार सुन रहा हूँ, वो लेकिन कहते अगर हैं वो अदालत को इन्फ्लुएंस करके आप ये लोग काम कराते हैं, बेंच फिक्स कराते हैं। मरियम नवाज की स्ट्रेट अवे ये आप एलिगेशन देखें, है। वो तो उनका अपना एक इल्ज़ाम है, अजीबो गरीब सा। कोई मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी अगर बेंच फिक्स कराएगी तो मेरा ख्याल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करेगी। ऐसी बात तो हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल माशरे में रहते हैं, आइनी रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि आपके सामने जो भी बेंच आए उसके सामने बहस करें। कई बेंचेस डिफरेंट व्यू के हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, फेवर में भी हो सकते हैं। अगर आप हर वक्त सही बात करेंगे और वो आपके फेवर में होते रहें केसेस, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने बेंचेस फिक्स किए, उसका मतलब ये है कि आप दुरुस्त साइड ऑफ द लॉ पे खड़े हैं। सर बिल्कुल आखिरी सवाल ये है कि आप समझते हैं कि जितना कोई बातें हो चुकी हैं, जितना कोई मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो चुकी है, जितने एतराज़ात दूसरी पार्टी की जानिब से उठा चुके हैं, वो 11 पार्टी हैं, डू यू थिंक कि इन 2 जजेस को अब बेंच में नहीं रखना चाहिए? देखिए, मैंने तो आज रैशनल हो के आपसे बीइंग लॉयर नहीं, ओपिनियन मैं चाह रहा हूं। बिटवीन लॉयर इस चीज़ का जवाब उसी तरह दे रहा हूँ कि मैंने आज तक ना बेंच के ऊपर एतराज़ किया है, ना मैं बेंचेस के ऊपर कमेंट करता हूँ, ना मैं जजेस के ऊपर बात करता हूँ। सारे जजेस बराबर हैं। जिसने बैठना है बेंच पे वो बैठें, जिसने नहीं बैठना वो ना बैठें। इट इज़ अप टू देम। थैंक यू वेरी मच सर। अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज जो कोर्ट में अहम सवालात उठाए गए हैं, उस पर अली जफर साहब हमें बता रहे थे, आगाह कर रहे थे, और अली जफर साहब से हमने 3 मेन सवाल जो किए। एक तो बेंच कॉम्पोजिशन पे जो कि पीपल्स पार्टी ने एतराज किया, दूसरा पीपल्स पार्टी ने सुमोटो लेने पर एतराज किया कि सुमोटो क्यों लिया गया है। ये अवाम तो आपके पास नहीं आई, लेकिन चीफ जस्टिस से बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने कहा अमूमन इस अदालत में अवाम हमारे पास आकर दरवाजा खटखटाती है इंसाफ के लिए, लेकिन मुझे लगता है इस दफा आइन ने आकर हमारा दरवाजा खटखटाया है। इसके बाद चीफ जस्टिस उठकर चले गए। इस हवाले से हमने अली जफर साहब से पूछा। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।